एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। हमको आशा है कि आप लोगों को सारी वो वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो कृपया आप लोग सबसे पहले इस हमारे एमएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे वीडियो जितनी सारी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाए वो सारी वीडियो आप लोग को 10th क्लास के मैथ का एनसीईआरटी जो है एक एक क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुँच जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तभी पहुँचेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा ढूंढने में। इसलिए अब हम अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से 18 नंबर क्वेश्चन। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी से लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी और 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी त्रिज्या सबसे पहले त्रिज्या आपका दिया है 0, यानी आर जो है 0.5 सेमी है। फिर इसी तरह बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। फिर आगे चलकर 1 सेमी हो जा रहा है, फिर आगे चलकर 1.5 सेमी हो जा रहा है, फिर इसी तरह आगे चलकर आपका हो जा रहा है 2 सेमी हो जा रहा है। यानी इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा है। उत्तरोत्तर एक सर्पिल खींचा गया है, यानी एक वृत्त अर्धवृत्ताकार खींचा गया है, एक अर्धवृत्तकार। ये देखिए अर्धवृत्त है, अगर इसको देखे तो ये भी अर्धवृत्त है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये भी अर्धवृत्त है। यानी सारा एक देखा जाए ऐसे बनाए तो एक अर्धवृत्त बन रहा है। ये भी देखे तो एक अर्धवृत्त बन रहा है यहाँ तक, ये भी देखे तो एक यहाँ तक अर्धवृत्त बन रहा है। ये भी अगर इसी तरह करते करते क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना। ये पूरा का पूरा लंबाई हमें यहाँ ज्ञात करना है, पूरी की पूरी लंबाई हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आप पहली लंबाई को निकालिएगा। पहली लंबाई को हम लोग नोट कर ले L1 से। तो ये पहली लंबाई यानी ये अर्धवृत्त का परिमाप। हम जानते हैं कि पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो यहाँ अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप डालेंगे पाई r1। r1 इसलिए डालेंगे कि यहाँ पहला है, r1 इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पहला है। तो यहाँ पाई है तो पाई रहने दीजिए, r1 दिया है गुना 0.5, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा पाई 0.5 पाई। ये L1 लिखना। अब L2 निकालिए। L2 अगर हम निकालते हैं L2 तो L2 का हो जाएगा पाई, r1 के जगह पर r2 रखिएगा। तो ये पाई का पाई हो गया, r2 r2 आपका दिया हुआ है 1.0। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ दशमलव के बाद 0 की अगर बात करें तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो पाई में 1 से गुना करेंगे पाई। L3 अगर निकालिएगा तो पाई r2 के जगह पर r3 हो जाएगा। तो पाई है तो पाई गुना r3, r3 का मान 1.5। पाई में 1.5 से गुना करेंगे 1.5 पाई। ये निकल गया। तो इसे थोड़ी देर के लिए आप L1, L2 और L3 न पढ़कर A1, A2, A3 पढ़े तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। यानी पहली लंबाई, दूसरी लंबाई और तीसरी लंबाई। यानी पहला पद आपका 0.5 पाई। अब हम D निकालेंगे।
और डी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 के जगह पर हम L2 डालेंगे और L2 का मान पाई माइनस A1, और A1 के जगह पर L1 डालेंगे 0.5 पाई। यहाँ 0.5 पाई में एगो पाई में से 0.5 पाई को माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 0.5 पाई, क्योंकि यहाँ पाई है तो पाई यहाँ एक है, एक में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचेगा। कैसे देखिए, एक पाई, एक में से यहाँ एक है, एक में से 1.0 दे दे और उसमें से 0.5 पाई माइनस कर दे। माइनस करेंगे तो पाई है तो पाई, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 कट गया, यानी 0. ये हो गया 5 पाई। ये आपका डी निकला, ये आपका डी निकला, ये आपका डी निकला। इसी तरह करते करते कितना है तो n बराबर 13 है, यानी कितनी सर्पिल बनाई गई है तो 13 सर्पिल बनाई गई है। 13 सर्पिल की कुल लंबाई हमको निकालना है, तो इसलिए यहाँ निकालना है आपको एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ n के जगह पर 13/2, यहाँ हो जाएगा 2 गुना a, और a का मान a याद रखिएगा L1, ये पहला दूसरा तीसरा पद, तो a कहने का अर्थ हो गया कि L1 आपका दिया है 0.5 पाई, प्लस है तो प्लस, n के जगह पर 13 माइनस 1 है तो 1 और d, और d का मान निकला है 0.5 पाई। यहाँ बड़ा वाला कोष्ट दे दे, 13/2 है तो 13/2, यहाँ गुना करे तो 5 दूना 10, एक अंक के पहले दशमलव दे देंगे, पाई बैठा देंगे, प्लस है तो प्लस, 13 में से 1 घटाएंगे 12 गुना 0.5 पाई का 0.5 पाई। यहाँ 13/2 है तो 13/2, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ लिखेंगे 1 पाई, तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 पाई लिखे चाहे पाई लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 12 में 5 से गुना करेंगे, 12×5 = 60, एक अंक के पहले यहाँ दशमलव है, 12×5 = 60, एक अंक के पहले दशमलव है, पाई है तो यहाँ हो गया पाई। यहाँ 13/2 है तो 13/2 कोष्ट एगो पाई का पाई, प्लस यहाँ दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ आपका 13/2 है तो 2, यहाँ गुना, कोष्ट हटाएंगे गुना, 6 गो पाई या 1 गो पाई, 6 गो पाई या 1 गो पाई 7 गो पाई। यहाँ 13/2 है तो 2, 7 है तो 7, पाई का मान 22 ये हो गया 7, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 दूना 22, तो यहाँ हो गया 13 गुने 11 है तो 11, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 एकम 11 या 3 14, इतना सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई हुआ। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन समझने में बिल्कुल छोटा है। सब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रही हो तो कृपया आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आगे अपने जितने सारे 10th क्लास के अगर दोस्त हैं उन लोगों के बीच शेयर करें ताकि 10th क्लास की पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीका से हो सके। एक बात और आपको बता दें, जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा, ये प्रश्नावली समाप्त होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक पढ़ना होगा। जो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान तरीका से हम पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उस 25 को क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है उस
उसका क्लास आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम फिर 19 नंबर क्वेश्चन फिर हम बताने जा रहे हैं। इसी में 3-3 क्वेश्चन को लास्ट में हम कर एक वीडियो में अपलोड किए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन को एक वीडियो में किया गया है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 लट्ठों की ढेरी में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। आप लोगों की किताब का जो आकृति 5.5 है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन उसमें दिया है फिगर के साथ। तो फिगर में देखिएगा कि सबसे नीचे वाला जो लट्ठा है उसमें ज्यादा है, यानी नीचे वाले। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19, फिर उसके अगले पंक्ति में 18 पंक्ति इत्यादि आकृति में 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखी जाए। टोटल लट्ठों की संख्या 200 है। इससे देखे तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है 20 है, जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, इस तरह कर है। तो इसे देखे तो यह एक एपी बन रहा है। तो एपी में सबसे पहले 20 है। अगर देखे तो सबसे नीचे वाली जो है वह 20 है। उसके ऊपर की बात करें तो फिर उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है, फिर उसके ऊपर 17 है, इसी तरह कर है। और टोटल लट्ठों की संख्या यानी कुल लट्ठों की संख्या जो है 200 है। पूरा लट्ठों की संख्या यानी पूरा को गिन कर देखा गया है, पूरा को जोड़कर तो वो है 200। तो यहाँ ए अगर निकाले तो प्रथम पद आपका 200, अगर डी निकाले तो डी का फॉर्मूला A2 - A1 यानी 19 - 20 और 19 में से 20 घटाएंगे -1, ये -1, ये डी निकला। और टोटल कह रहा है कि जो कुल लट्ठों की संख्या 200 है। कुल मतलब योगफल उसका 200 है। तो योगफल यानी SN आपका दिया है 200। तो यहाँ SN दिया है तो SN का फॉर्मूला डाले तो SN का फॉर्मूला N/2 × 2A + N-1 × D, ये बराबर 200 का ये हो गया 200। n है तो n/2 का n/2 रहने दे, क्योंकि n हमको मालूम यहाँ नहीं है। n का मान देखे तो यहाँ n का मान मालूम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा 200 लट्ठे को, कितनी पंक्तियां में। पहले वाली पंक्ति में तो 20 है, दूसरे वाली पंक्ति में 19 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17 है। तो कितनी पंक्तियां है, पंक्तियों की संख्या निकालना है। पंक्तियों की संख्या यानी हमें n निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 है तो 2 गुना a का मान, सॉरी यहाँ 200 नहीं 20 होगा। यहाँ a का मान जो होगा a का मान आपका दिया है 20 प्लस n का मान निकालना है -1 है तो 1, d का मान ये हो जाएगा -1 पोस्ट में बराबर 200 का ये हो गया 200। n/2 का n/2 20 में 2 से गुना करेंगे, 20 दूना ये हो गया 40 प्लस n में -1 से गुना करेंगे -n, n में -1 से गुना करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे यानी -1 से दोनों में गुना करेंगे तो -1 में n से गुना करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 1 का 1, यहाँ बराबर 200 का ये हो गया 200। n भाग में है 2, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ होगा n बराबर ये हो गया 40 प्लस माइनस ये हो गया माइनस
प्लस माइनस माइनस n प्लस 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 1 का 1 बराबर ये हो गया 200 का 200। अब गुन्ना हो गया 2 क्योंकि भाग में है, इधर आएगा तो गुन्ना में। अब यहाँ n का n 40 में 1 जोड़ेंगे 41 माइनस n का n बराबर 200 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना ये हो गया 400। n में 41 से गुना करेंगे ये हो गया 41n। n में n से गुना करेंगे n स्क्वायर बराबर ये हो गया 400। सभी को इधर भेजेंगे, सभी को अगर इधर भेज दे रहे हैं तो यहाँ बचेगा 0 क्योंकि सारा इधर भेजे हैं तो भेजेंगे तो सारा का चिन्ह बदल जाएगा, जितनी सारी संख्या है सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, आई प्लस 400 का ये हो गया 400। तो यहाँ 0 है तो 0, ये बीच वाले अंक को, क्योंकि ये पूरा का गुणनखंड तोड़ेंगे तो है बीच वाले अंक को ऐसे 2 अंक में तोड़ना है। बीच वाले अंक को ऐसे 2 अंक में तोड़ना है कि गुना करने पर 400 आए और जोड़ दे चाहे घटा दे तो 41 आए। तो यहाँ n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस यह दो संख्या जो होगा यह होगा माइनस 16n और 16n और माइनस हो जाएगा 25n। एगो 16 होगा एगो 25 होगा, 16 में 25 को जोड़ेंगे तो ये होगा 41 और 16 में 25 से गुना करेंगे तो ये होगा 400 प्लस 400 का 400। 0 है तो 0, ये दोनों में से n कॉमन लेगा तो n कॉमन लेना है तो 2 गो n है, एगो n लिख लेगा तो n, एगो n कॉमन निकल गया तो यहाँ हो गया 16 माइनस 25 कॉमन निकला तो इसमें से 25 कॉमन निकलेगा तो n माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ माइनस बचेगा। 25 से भाग करेंगे यहाँ हो जाएगा 16। दोनों में से n माइनस 16 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16 दोनों में से कॉमन ले लेंगे 0 बराबर, यहाँ 0 है तो 0 बराबर का बराबर n माइनस 16 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस ये हो गया 25। एक बार इसके साथ 0 लेंगे तो लिखेंगे यदि n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में तो n बराबर ये हो गया 16, n का मान 16 हुआ। फिर लिखेंगे यदि n माइनस 25 बराबर 0, एक बार इसको लेकर बनाएंगे n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में होगा, यानी n का मान एक 16 होगा और n का मान एक 25 होगा, यानी पंक्तियों की संख्या एक 16 होगा और एक 25 होगा। अब दोनों में कौन होगा ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन में भी ये भी कह रहा है तथा इसके ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में पंक्तियों की संख्या या तो 16 है या तो 25 है। तो हम n का मान अगर 16 लेकर बना रहे हैं तो इसमें पदों की संख्या 16 है। इसका अर्थ हुआ कि 16वें पद में 16वां जो पद गया है उसमें कितने लट्ठे हैं, 16वें पद का निकालेंगे। 16वें पद यानी A16, A16 का फॉर्मूला A प्लस ये होगा 15D। तो यहाँ A और A का मान दिया हुआ है 20 प्लस 15 गुना D और D का मान निकला है -1। तो यहाँ हो जाएगा 20 है तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 में 1 से गुना करेंगे 15, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो ये हो गया 5,
यानी 16वीं पंक्ति में यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या आपका 5 है। सबसे ऊपर वाली जो 16वीं पंक्ति है, 16वीं पंक्ति में यानी सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति 16वीं है, 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। अब n का मान 25 लेकर बना रहे हैं तो लिखेंगे यदि a25 हम निकाले a25 तो फॉर्मूला a प्लस ये हो गया 24d, तो यहाँ a और a का मान हो जाएगा 20 प्लस 24 गुना d का मान हो जाएगा -1, तो ये हो गया 20 है तो 20 प्लस माइनस माइनस 24 में 1 से गुना करेंगे 24, अब 20 में से 24 को घटाएंगे -4, जो अमान्य होगा, जो अमान्य है, क्योंकि लट्ठों की संख्या -4 नहीं हो सकता है, तो ये अमान्य। तो देख रहे हैं कि n का मान 16 लेकर बनाए तो यहाँ आंसर हमारा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 आया है, लेकिन n का मान 25 लेकर बनाए हैं तो -4 आया है। तो किसी भी संख्या को प्लस में गिना जाता है, माइनस में नहीं गिना जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये 16। यानी उसमें पूछा जाए कि लट्ठों की पंक्तियों की संख्या कितनी है तो पंक्तियों की संख्या 16 होगा, और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। तो ये तो क्वेश्चन रहा आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन। बता दे कि जस्ट इस ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के ग्रुप में पीडीएफ पर डाल दिया जाएगा, उस पीडीएफ को आप लोगों को लेकर निकलवा लेना है। 2 पेज का पीडीएफ होगा वो, और उससे आप लोगों को आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये 19 नंबर क्वेश्चन हमने बताया। अब इसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, बीस नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फिर से बता दें कि इस क्वेश्चन के समाप्त होने के बाद अगले वीडियो में आप लोगों का इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आलू दौड़ की प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि यहाँ एक बाल्टी रखी गई है जो पहले स्थान आलू दौड़ की जो पहले स्थान से, ये पूरा दूरी है, पहले स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ एक आलू रखी गई है, पहले स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आलुओं की संख्या इस तरह करते करते आलुओं की संख्या अब 3-3 मीटर की दूरी पर 3-3 मीटर की दूरी पर 10 आलू रखा गया है। 10 आलू रखा गया, आलुओं की संख्या 10 है। ये 3 मीटर, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया, उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। निकटतम आलू को उठाते हैं, उसे लेकर वापस आकर फिर दौड़कर उसी बाल्टी में डालते हैं। यहाँ से दौड़े हुए गया, इस आलू को उठाया और फिर वापस लौट कर आकर इस आलू को उठाकर डालना है। इस आलू को उठाकर लाकर इसमें डाल देना है। तो गया और आया तो कितना मीटर की दूरी तय किया तो 10 मीटर का, क्योंकि गया 5 मीटर और आया 5 मीटर, 5-5 10 मीटर की दूरी तय किया। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है तो फिर उठाकर यहाँ से आलू लाकर डाल दिया, तो फिर दूसरा का आलू के लिए दौड़ेगा तो कितना दूरी तय करेगा तो 5 + 3 8, और फिर इसको उठाता है, दौड़ता है, फिर उसे उठाकर वापस बाल्टी में लाकर डालती है, और वह ऐसा तब तक करता रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। यानी आलू 10 गो है तो 10 आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी
तो यहाँ अगर इसे सजाए तो सबसे पहले एपी बनेगा। तो एपी अगर हम बनाए तो पहले आलू के लिए देखे तो गया और आया, तो गया आलू उठाने के लिए 5 मीटर और आया 5 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5। 2 से इसलिए गुना किया है क्योंकि एक बार आने में तो एक बार जाने, एक बार जाने में तो एक बार लेकर आने में। दूसरका अगर हम लिखे तो अब ये तो आलू उठ गया, ये आलू उठ गया। अब यहाँ से फिर दौड़ेगा तो इस आलू के लिए तो दौड़ेगा तो 5 मीटर, ये दौड़ा 3 मीटर, 8 मीटर की दूरी तय किया, तब इस आलू को लेकर आया और आया फिर बाल्टी में डाला। तो गया और आया, तो यहाँ लिखेंगे 2 से इसलिए लिख रहे हैं 2 गुना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक बार जाने में तो एक बार आने में। तो यहाँ हो जाएगा 5 + 3, 5 + 3। फिर अगर लिखे तो 2 गुना इसलिए क्योंकि एक बार जाने में तो एक बार आने में। फिर ये 5 + 3 + 3 क्योंकि ये भी आलू को उठा लिया है दूसरका। अब तीसरका के लिए जाएगा तो 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3। इसी तरह इसका क्रम चलता रहेगा कितने तक, तो 10 तक, यानी आलुओं की संख्या 10 रखी गई है। यहाँ एपी बनाए तो एपी 5 दूना 10, 5 और 3 8। सबसे पहले जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16। यहाँ 3 3 6, 6 5 11, 11 में 2 से गुना करेंगे 22 डैश डैश। अगर हम देखें तो यहाँ ए का मान 10 है, डी का मान निकाले तो यहाँ 16 में से यानी A2 में से A1 को घटाएंगे तो 16 में से 10 घटा, यहाँ हो गया 6। और n की बात करें तो कितने आलुओं की संख्या है, तो 10 आलुओं की संख्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल तय की गई दूरी निकाले, यानी कुल तय की गई दूरी यानी SN निकालना है। SN n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ n का मान आपका दिया है 10/2 है तो 2, यहाँ 2 गुना a और a का मान 10 + n का मान 10 - 1 गुना d और d का मान आपका हो जाएगा ये 6। 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, ये हो गया 5। 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20, 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुना 6 है तो ये हो गया 6। यहाँ 5 है तो 5, 20 है तो 20 + 9 में 6 से गुना करेंगे 9 6, ये हो गया 54। यहाँ 5 है तो 5, कोष्ठ हटाएंगे गुना, 54 में यहाँ 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 74। 74 में 5 से गुना करें, 5 चौका 20 के 16 हासिल 2, 7 × 5 = 35 और 35 और 2 37, 370 मीटर की दूरी वह कुल तय किया। यानी ये आपका आंसर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो 370 मीटर की दूरी उसे दौड़नी पड़ेगी। ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के एक्सरसाइज का 20 नंबर समानांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 का ये 20वां नंबर क्वेश्चन था। इसके याद रखिएगा कि इसके जस्ट बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एक PDF में मिल जाएगा, उस PDF को आपको निकाल लेना है, प्रिंट आउट कर निकाल लेना है और इसी के अनुसार उसी पर सबसे पहले ये बेस है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम अगला ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे।